बीएड की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट की शिक्षा 2 वर्षों की होती है। इन 2 वर्षों में पहले ईयर की कुछ अलग सिलेबस है और दूसरे ईयर की कुछ डिफरेंट सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक जो है फर्स्ट ईयर में जिसकी पढ़ाई होती है उस टेक्स्ट बुक का नाम है रेनबो पार्ट 1 और साथ ही सेकेंड ईयर में जिस बुक की पढ़ाई होती है उसका नाम है रेनबो पार्ट 2। साथ ही एक और बुक है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसको भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ जो चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट ईयर में स्टडी किए जाते हैं और साथ ही जो कुछ चैप्टर्स हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अलग अलग। जब जाइएगा आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश को खोलिएगा तो उसमें अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, यह जो इतने चैप्टर्स हैं ये फर्स्ट ईयर में पढ़े जाएंगे और इतने चैप्टर्स हैं जो सेकेंड ईयर में पढ़े जाएंगे। इस वजह से उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, जाकर के किताब खोल के देख लेना है। तो पहली बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है सेकेंड ईयर की परीक्षा। क्यों? बच्चे फर्स्ट ईयर के एग्जाम पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो एग्जाम होता है वो विद्यालयों में ही हो जाता है और कॉलेजों में ही हो जाता है। इस वजह से बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन उनका बेस इससे कमजोर हो जाता है। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि आप सभी फर्स्ट ईयर से ही अच्छी तैयारी करें, फर्स्ट ईयर के सिलेबस को बखूबी पढ़ें, उसके बाद सेकेंड ईयर का सिलेबस आपके लिए हल्का हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए आगे चल के दूसरे ईयर में परेशानी होती है। आइए, विद्यार्थी जिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसका नाम है सेकेंड ईयर, इंटरमीडिएट का वो दूसरा साल है। दूसरे साल की तैयारी इसलिए लोग जोरदार तरीके से करते हैं क्योंकि उसका एग्जाम जो होता है वो बोर्ड लेती है, बिहार बोर्ड। इस वजह से बच्चे उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छे ढंग से करते हैं। तो सेकेंड ईयर की जहाँ तक बात है, सेकेंड ईयर में जो बुक है जिसका अध्ययन हम करते हैं उस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। साथ ही दूसरा जो बुक हुआ उसका नाम हुआ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ चैप्टर्स का अध्ययन हम फर्स्ट ईयर में करते हैं और कुछ चैप्टर्स का अध्ययन हम सेकेंड ईयर में करते हैं। उसमें आप किताब जब देखिएगा बुक उसका, तो उसमें आपको बखूबी पता चल जाएगा। दूसरी बात, उसके अलावा अब आपको कुछ चैप्टर्स ग्रामर के भी पढ़ने पड़ते हैं, कुछ चैप्टर्स कंपोजिशन के, राइटिंग सेक्शन के भी पढ़ने पड़ते हैं। तो इस वजह से आपको इन सभी विषयों पर, इन सभी मटेरियल्स पर ध्यान देते हुए परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। पहले का एग्जाम जो होता था, जिस समय हम लोग एग्जाम दिए थे, उसका कुछ पैटर्न अलग था, लेकिन अब जो है नया पैटर्न कुछ अलग हो चुका है। तो सबसे पहले आपको रेनबो पार्ट 2 जो है, रेनबो पार्ट 2 का जितना भी प्रोज सेक्शन का चैप्टर है और जितना भी पोएट्री सेक्शन का चैप्टर है, सभी चैप्टर्स का नाम और उसके लेखक या पोएट का, राइटर या पोएट का नाम आपको याद करना पड़ेगा। उससे भी प्रश्न आते हैं। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक जो रेनबो पार्ट 2 है उसके प्रोज सेक्शन के किसी भी चैप्टर से आपको 2-3 लाइन अंदर से दे दिया जाता है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। और एक्सप्लेनेशन के क्रम में आपको जैसे प्रोज का कोई लाइन दे दिया, प्रोज की कोई पंक्ति दे दी और कहा गया कि इसको आप एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन करते वक्त आपको
उस प्रोज का के चैप्टर्स का नाम, जिस चैप्टर से वो लाइन लिया गया है उस चैप्टर्स का नाम, उसके राइटर का नाम या उसके लेखक का नाम, उसके राइटर का नाम, साथ ही उस पंक्ति के माध्यम से, उस लाइन के माध्यम से जो लेखक हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, बस इतनी ही बातें आपको उसमें दर्ज करनी होगी। दूसरी बात, अगर पोएट्री सेक्शन से किसी भी पोएम का लाइन उठा करके आपको रख दिया जाता है एग्जाम में, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा यह कविता इस चैप्टर्स की है, साथ ही इसके पोएट कौन है, इसके कवि कौन है, उसके बाद उस लाइन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, उस लाइन, और उसके बाद उस लाइन के माध्यम से कवि पोएट क्या कहना चाहते हैं, इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। उसके आगे समरी, प्रोज से समरी पूछा जाता है। समरी कहते हैं किसी भी चैप्टर का निचोड़, सारांश, आपको निचोड़ देना पड़ेगा, निचोड़ लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, वो निचोड़ जो होगा, वो समरी जो लिखने के लिए आता है, सारांश जो लिखने के लिए आता है, वो कविता से भी आता है और वो प्रोज सेक्शन से भी, गद्य से भी और पद्य से भी, दोनों भागों से आता है। इस वजह से आपको 3 ऑप्शन पूछेंगे प्रोज में भी और 3 ऑप्शन पूछेगा पोएट्री में भी। तीनों में से किसी एक का आपको सारांश, समरी लिखना पड़ेगा। फिर से मैं दोहरा दूं, प्रोज सेक्शन से 3 चैप्टर्स के समरी पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक का जवाब देना पड़ेगा। उसी तरह पोएट्री सेक्शन से भी आपको पोएट्री सेक्शन से भी आपको 3 ऑप्शंस, 3 चैप्टर्स, पोएट्री सेक्शन से भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 कविताओं का सारांश लिखने के लिए, 3 कविताओं का समरी लिखने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, लेकिन अब इंटरमीडिएट के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अर्थात प्रोज से भी पोएट्री से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं, उस शॉर्ट क्वेश्चन से, यानी लघुतरीय प्रश्न जिसका मतलब होता है, तो लघुतरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब चलते हैं, ई बुक की बात हो गई और वो भी रेनबो पार्ट 2 की बात हुई। अब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी हम देखेंगे, पहले उस बुक को जब खोलेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश को, तो देखेंगे उसके कंटेंट्स में दिया हुआ है कुछ चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के लिए और कुछ चैप्टर्स सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर वाले चैप्टर्स का हमको अध्ययन करना है, उसके भी अंदर से बहुत सारी बातें ऐसी लिखी रहती है, जैसे आपको क्वेश्चंस कहीं बाहर नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन राइटर किस बुक को किस राइटर ने लिखा वो सब अंदर रहता है। चैप्टर्स के अंदर, जब चैप्टर्स का अध्ययन आप कीजिएगा तो उसके अंदर वो मिलेगा, इसलिए बखूबी आपको चैप्टर्स का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ बुक की चर्चा होती है, उसके लेखक की चर्चा होती है। तो जब तक आप उस चैप्टर्स का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। अब इंग्लिश जो बुक है उससे भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तीनों में से आपको एक का सही जवाब देना पड़ेगा। साथ ही राइटिंग सेक्शन से जब आइएगा तो राइटिंग सेक्शन में आपको एसे, जिसका हिंदी होता है निबंध, साथ ही लेटर, जिसका हिंदी होता है पत्र लेखन। लेटर भी 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर जो होता है एप्लीकेशन या जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको फॉर्मल लेटर कहते हैं, और जितने भी लेटर टू रिलेटिव्स होते हैं, जो हम रिश्तेदारों के पास पत्र लिखते हैं, उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में से कोई पत्र आपको लिखने पड़ सकते हैं। अगला ट्रांसलेशन तो पूछे ही जाते हैं, अनुवाद बनाना, इंग्लिश
हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद बनाना पूछा जाएगा। पैसेज, पैसेज कहते हैं आपको 5 लाइन 10 लाइन लिख देगा। पैसेज, पैराग्राफ जिसको कहते हैं, पैराग्राफ लिखा रहेगा और उसी पैराग्राफ के अंदर से आपको 4-5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको पैराग्राफ को पढ़ लेना है, बखूबी पढ़ना है, उसका अर्थ अपने माइंड में निकाल लेना है। बहुत बच्चे अर्थ नहीं भी जानते हैं, फिर भी जो है इंग्लिश के लाइन को देखकर क्वेश्चन क्या है, नहीं क्वेश्चन से रिलेटेड उसी में से लाइन पकड़ लेंगे कि कौन सा लाइन इसका आंसर होगा और वही लिख देते हैं। आप जैसा भी करें, उस पैराग्राफ से आपको 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका जवाब उसी पैराग्राफ में रहेगा, आपको पढ़ करके दे देना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रेसिस राइटिंग लिखने को आता है। प्रेसिस राइटिंग कहते हैं संक्षेपण, किसी भी पैराग्राफ को संक्षिप्त करके छोटा करके लिखना। उसके कुछ नियम हैं, 1/3 भाग में लिखे जाते हैं। जितने भी शब्द हैं इंग्लिश के, उन शब्दों को आप गिन ले ध्यान से और उसमें 3 से भाग दे दें। जितने शब्द आते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 90 शब्द का कोई पैराग्राफ है, 90 शब्द में 90 में आप 3 से भाग देंगे तो 30 आएगा। तो लगभग 30 शब्दों में आपको लिखना है। 2-4 जो है कम बेस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, जो चैप्टर्स हैं रेनबो पार्ट 2 के, उन सभी चैप्टर्स के प्रोज का और पोएट्री का, प्रोज के और पोएट्री के लेखकों का नाम, कवियों के नाम और वे कौन सी लेख लिखे हैं, वे कौन सा चैप्टर लिखे हैं प्रोज के, या फिर वे कौन सी कविताएं लिखे हैं, इसका नाम याद रखना जरूरी है। उसको जो है आपको क्या कहते हैं, मिलान करने के रूप में देता है। एक तरफ राइटर का नाम लिख देगा या पोएट का नाम लिख देगा, एक तरफ जो है वो क्या लिखे हैं वो लिख देगा, और आपको उसमें सही सही मिलान करना रहेगा कि कौन क्या लिखे हैं। उसके बाद, इन सभी बातों के बाद अब अंत में ग्रामर की बात आती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहते हैं, पहले कुछ दिन कोरोना काल जब तक था, कोरोना काल में 100 क्वेश्चंस पूछते थे ऑब्जेक्टिव में, और 100 में आपको 50 का जवाब देना पड़ता था। लेकिन अब फिर पैटर्न बदल गया, अब 60 क्वेश्चंस मात्र पूछे जाएंगे, 60 में से आपको 50 का जवाब देना पड़ेगा। ये मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 60 रहेंगे, 60, और उसमें से आपको जवाब देना होगा, सोल्व करना होगा 50, और सभी एक अंक के होते हैं, सभी एक अंक के होते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक अंक के होते हैं। आपको ये 60 जो है, जरूरत नहीं कि सीरियली हम 1 से 50 तक का ही आंसर दें, जरूरी नहीं है। आप किसी भी क्रम संख्या को ले सकते हैं, प्रश्न के किसी भी क्रम संख्या का आप उत्तर दे सकते हैं। हमको 60 में से 50 पूरा देना है, वो चाहे 60 तक जाके पूरे या 50 तक ही पूर जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, अब कुछ ग्रामर के चैप्टर्स हैं जिसका अध्ययन जरूरी है। सबसे पहला ग्रामर का चैप्टर है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से भी इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। आर्टिकल्स है, उसके बाद है आपको टाइम एंड टेंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है जिसको नरेशन भी कहते हैं, नरेशन है। साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में के भी कई भाग होते हैं। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना, फिर उसका उल्टा। ट्रांसफॉर्मेशन का ही मतलब होता है कि इधर से भी पूछ सकता है या उधर से भी पूछ सकता है, अर्थात आपको अफर्मेटिव से निगेटिव भी पूछ सकता है या निगेटिव से अफर्मेटिव भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए उसमें तो कोई परेशानी होती नहीं, आपको एक तरफ से अगर रास्ता दिखा दिया गया तो आप दूसरी तरफ से भी फिर दिखाने की जरूरत नहीं, आप ऊपर लौट सकते हैं उसी रास्ते से। ठीक वही बात है उसमें भी। पैटर्न जो है उसको बनाने का जो आपको बताया गया, उसी आधार पर आपको फिर लौट आना है, वो सोल्व हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर्स है, उसमें से भी पूछता है।
उसके बाद मॉडल एक्सिलियरी है, मॉडल एक्सिलियरी चैप्टर से भी पूछा जाता है। प्रीपोजिशन है, उस चैप्टर से भी पूछा जाता है। साथ ही नॉन फाइनाइट चैप्टर है, जो वर्ब का ही एक भाग है क्रिया का, नॉन फाइनाइट चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंटैक्स, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, क्रिया और कर्ता का तालमेल, तो क्रिया और कर्ता के तालमेल वाले चैप्टर से भी पूछा जाता है। तो लगभग कुल मिलाकर के यही इंटरमीडिएट का सिलेबस है। आपको एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा।